ओके 90। तो चलिए इक्विवेलेंट वेट तो हमने शुरू किया था लास्ट लेक्चर में लेकिन इक्विवेलेंट वेट पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले 96 वाला क्वेश्चन मोल कंसेप्ट पे मैंने जो आपको दिया था, ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। मैं फटाफट बताता हूं कि किस तरीके से आपको इसमें मूव करना है। कैलकुलेशंस का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? कैलकुलेशंस का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो कैलकुलेशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 96, फटाफट मैं बताता हूं कि नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा किसमें कैसे निकालने हैं आपको। देखिए, एक दिया है आपको 50 ग्राम ऑफ NO2, उसके बाद दिया है 150 ml ऑफ 150 ml ऑफ पायरिडीन जो कि C6H5N इस तरीके से दिया है, मतलब पायरिडीन कुछ इस तरीके से होता है। पायरिडीन का स्ट्रक्चर आपको अगर C6 दिया है, C5 होना चाहिए, हाँ इस तरीके से होता है। देखिए ये कार्बन रहते हैं कॉर्नर्स पे और यहाँ पे नाइट्रोजन रहता है, ये इस तरीके से पायरिडीन होता है ये। तो उसकी डेंसिटी दी है आपको और उसका कोई यूनिट नहीं दिया है, लेकिन मुझे पता है लिक्विड की डेंसिटी जो रहती है नियरली 1 किलोग्राम पर लिक्विड के आसपास रहते हैं, सॉरी 1 किलोग्राम पर लीटर के आसपास। वाटर की डेंसिटी है 1 और हर लिक्विड की डेंसिटी इसी के पास रहती है 1 किलोग्राम या फिर 0.9, 0.11 या सॉरी 1.1, इसी रेंज में किसी भी लिक्विड की डेंसिटी रहेगी। तो मुझे पता है कि ये किलोग्राम पर लीटर ही दिया है, या फिर इसे हम ग्राम पर सीसी भी कह सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर ग्राम पर ml भी कह सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट और ग्राम पर ml ये सेम रहते हैं, सेम यूनिट से। ये कन्वर्जन फैक्टर आप देखोगे करके तो उतना ही आएगा। ये है दूसरा, ये ऑप्शन ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी 25 ग्राम ऑफ NO2 सॉरी N2O और 0.5 मोल ऑफ N2। अब मैं यहां पे ना सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कहां पे है, 0.5 मोल। मैं यहां पे आपको पूरी प्रोसीजर करके नहीं दूंगा, आई विल जस्ट टेल यू द पाथवे ऑफ डूइंग, क्विक पाथवे, और आपको भी वैसे ही सोचना है। अब यहाँ पे तो मास दिया है तो सिंपल सी बात है, आपके पास NO2 है, उससे नाइट्रोजन की तरफ जाना है। नाइट्रोजन के मास से इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मोलार मास से डिवाइड करके आता है, फिर इधर से इधर जाओ, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी है तो जितने इसके मोल है उतने इसके मोल आएंगे, और इसके मोल से इसके n डैश निकालो बाय मल्टीप्लाइंग दिस नंबर विद अवोगाड्रो नंबर, काम खत्म। ऑप्शन बी में 150 ml दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए एटम की तरफ जाना है, आपको मॉलिक्यूल दिया है, यहाँ पे है आपका मॉलिक्यूल C5H5N, ये मॉलिक्यूल के मोल होते हैं, और इधर जो आपका एटम है उसके अंदर उसके मोल होते हैं, मोल होते हैं इधर। फिर ये मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इधर वॉल्यूम, इधर भी मास, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम अलग से नहीं होता एटम का। सो आपको तो इसका वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम से आप नंबर ऑफ मोल की तरफ कैसे जा सकते हैं, मैंने कल बताया V/VM से, लेकिन VM लिक्विड का आपको 22.7 नहीं पकड़ सकते आप, और ये तो लिक्विड है, ml ये लिक्विड है, दिया है उन्होंने, ये लिक्विड है। तो ये अगर लिक्विड है तो आपको इस VM की जगह पर क्या डालना है, मैंने बोला था कल, मास अपॉन सॉरी मोलार मास अपॉन डेंसिटी, इसका मतलब होता है VM। तो इसका दूसरा एक फॉर्मूला आता है डायरेक्टली, क्या आता है, V रो डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो अगर आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को लगाओगे तो सिंपली आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल इसके आएंगे, या फिर मैंने कल बताया था वॉल्यूम से मास की तरफ जाओ, फिर इधर आओ, एक ही चीज है, डायरेक्टली आप जा सकते हो। देखिए आप डायरेक्टली यहां से यहां कैसे जा सकते हो, V रो अपॉन मोलार मास करके जा सकते हो, फिर इधर गए। लिक्विड के लिए ऐसा करना है, गैस है तो डायरेक्टली मोलार वॉल्यूम उसका एसटीपी अगर दिया है तो एसटीपी दिया है तो डायरेक्टली 22.7, तो फिर यहां से इधर जाना है मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो कि नाइट्रोजन की 1 ही है। तो ये नंबर ऑफ मोल अगर निकले नाइट्रोजन के तो उससे नंबर ऑफ एटम्स अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके जा सकते हो। उसके बाद है 25 ग्राम ऑफ N2O, इसी की तरह करना है, मास से इसके नंबर ऑफ मोल N2O की निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, नाइट्रोजन के एटम आएंगे, सॉरी नाइट्रोजन के मोल आएंगे, फिर इधर नाइट्रोजन के एटम की संख्या, फिर ये है 0.5 मोल ऑफ N2, ये तो डायरेक्टली कर सकता हूं मैं, 0.5 मोल ऑफ N2 मतलब आपके पास ये N2 है, N2 से N की तरफ जाना है, इसके मोल ही दिए हैं, मतलब मास से आना नहीं है, इधर से आना नहीं, डायरेक्ट इसके मोल दिए है 0.5, तो इसके मोल कितने होंगे, ये फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका 1 मोल है मतलब इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर करोगे तो यानी 6 × 10⁻23 इस तरीके से इसका आंसर आएगा।
तो इस तरीके से आपको फटाफट 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 स्विच करना है और फटाफट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैंने बोला ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स ऑफ द केमिस्ट्री है। तो जिस तरीके से मैंने क्विकली करके दिखाया आपको, ये क्या आपको समझ में आया कि किस तरीके से करना है इसको? हेलो, हाँ ठीक है। अब चलिए तो चलते हैं हम इक्विवेलेंट वेट की तरफ। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि इक्विवेलेंट वेट मतलब जो कि बराबरी करे, उसके बारे में मैंने कई कंसेप्ट बताया था। मार्केट में इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है और केमिस्ट्री में क्या होता है। तो केमिस्ट्री में जो इक्विवेलेंट वेट है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी से निकाला जाता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो उसमें मैंने बोला था कि भाई हर किसी की कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये ऊपर वाला भी दिख रहा है ना, एक मिनट मुझे जरा चेक करने दो जरा, क्या करे। तो इक्विवेलेंट वेट के बारे में मैंने जो बोला था आपको कि उससे आपको समझ में आया होगा कि 100 रुपीज के इक्विवेलेंट अगर आपको लिखना है मार्केट में, तो पेन की प्राइस अगर 25 हो तो हम 4 पेन इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज। और टी शर्ट की प्राइस अगर 500 रुपीज है तो मुझे लिखना होगा 1/5 टी शर्ट विच आर ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज। दीज आर ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 4 पेन। इन दोनों को भी हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है जो 50 रुपीज किलो है, मतलब मान लो कि आपके पास गेहूं है, गेहूं, व्हीट, सो आप क्या बोलोगे? 2 kg ऑफ व्हीट। सो दिस ऑल थिंग्स आर इक्विवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट। नाउ इन केमिस्ट्री, जैसे इन मार्केट देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स, इन केमिस्ट्री ऑल्सो देयर आर वेरियस एलिमेंट्स या फिर स्पीसीज। नाउ हाउ दे कैन बी इक्विवेलेंट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के कितने मास से इक्विवेलेंट है वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई तो ऐसा फॉर्मूला हम निकालेंगे कि जिससे आएगा आपके पास कुछ 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्विवेलेंट टू 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इस तरीके से। इसका मतलब है कि ये सभी वेट्स इक्विवेलेंट है, ये सभी वेट इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या कि आप 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को कंप्लीटली कंबाइन कर सकते हो। कंप्लीटली कंबाइन कर सकते हो मतलब क्या कि अगर आपने 5 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 40 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो ये दोनों कंप्लीटली कंबाइन हो गया और कुछ भी बचेगा नहीं, पीछे कुछ बचेगा नहीं, ये टोटल वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये सही नहीं है। इक्विवेलेंट तभी कहेंगे अगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे और मिक्स होने के बाद मान लो कि ये 5 ग्राम हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और पूरा ऑक्सीजन खत्म ही नहीं होता, कंबाइन ही नहीं होता, 10 ग्राम ऑक्सीजन बच जाता है, तब उनको हम इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे। इक्विवेलेंट मतलब वो जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे तो कंप्लीटली एक दूसरे को खत्म कर देंगे, इस तरीके से वो रिएक्ट होंगे, राइट। जैसे कि आपको अगर टेबल बनाना है तो टेबल बनाने के लिए मान लो कि आपको 4 लकड़ी के टुकड़े मतलब 4 वुड लग रहे और 3 आयरन के टुकड़े लग रहे, तो इससे जाके आपका एक टेबल बन रहा है। तो आप बोलोगे कि 4 वुड इज इक्विवेलेंट टू 3 आयरन, ये ऐसे हो गया। और ये कंप्लीटली कंबाइन होते हैं मतलब क्या कि अगर आप 4 टुकड़े लोगे, इसके 3 लोगे, तो टेबल जब फॉर्म होगा तो ना इसका कुछ बचेगा ना इसका कुछ बचेगा, तो इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस। मान लो कि आपने 8 वुड ले लिए और 6 Fe ले लिए, तो इनसे टेबल बनाओगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप 12 वुड के टुकड़े लेते हो और आयरन लेते हो 8, तो मुझे बताओ ये पूरा टेबल बनने के बाद, या फिर मान लो इसको लेते हो 10 Fe या 12 ही ले लो, चलो इससे अच्छा होगा। तो इससे अगर टेबल बनता है तो ये क्या दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे या कोई तो बचेगा इन दोनों में से? और अगर कुछ बचता है तो बताओ कि कौन बचेगा, बोलो मुझे एक बार, कम ऑन। या दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब 12 ग्राम ऑफ वुड, आप मान लो कि ये टुकड़ों की वजह पर ग्राम ही है, 12 ग्राम ऑफ वुड इज इट इक्विवेलेंट टू 12 ग्राम ऑफ आयरन, कौन बचेगा बोलो?
यस, आयरन बचेगा। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जवाब दिया इसका। क्यों? इक्वल, देखिए इनके वेट इक्वल है, टुकड़ों की जगह पर मैंने वेट ले लिया अभी, ये भी वेट ही समझ लो। इनके वेट इक्वल है लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं है, राइट? इक्विवेलेंट वेट एंड इक्वल वेट, इसमें फर्क है। इक्वल वेट, ये तो इक्वल वेट है, नो प्रॉब्लम, बट दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। जैसे कि सोने का 1 ग्राम और आयरन का 1 ग्राम इक्वल है, वेट इक्वल है, लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब उनका दाम, उनकी वैल्यू इक्वल नहीं है। जब उनकी वैल्यू इक्वल हो जाती है तब उन दोनों को हम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट एंड इक्वल वेट, इनमें क्या फर्क है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यहां पे देखना है तो 12 ग्राम ऑफ वुड इज इक्विवेलेंट टू 9 ग्राम ऑफ Fe, ऐसे कहा जाता है। और इसीलिए इक्विवेलेंट वेट इन दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी पर, ये दोनों कंबाइन किस तरीके से होते हैं टेबल बनाते वक्त, वैसे ही केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस होती है तो उसे कंबाइन होना कहते हैं, और उस कंबाइनिंग कैपेसिटी से हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो उसका तरीका अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो बेसिक थ्योरी है, इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, रटना तो है ही आगे फॉर्मूले को, लेकिन पहले तो थ्योरी पता होनी चाहिए। इक्विवेलेंट क्यों कहा जाता है, उसका नाम ऐसा क्यों है, राइट? मोलार मास अलग है, 1 मोल का मास होता है, लेकिन इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये देखेंगे आप। चलिए, अब मैंने बैकग्राउंड तो बहुत अच्छी तरीके से बताया है ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे चलते हैं हम। मान लो अब कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे होती है केमिस्ट्री में, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे हम, बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले मान लीजिए कि आप कार्बन और हाइड्रोजन से मीथेन फॉर्म कर रहे हो। एक सिंपल सा उदाहरण ले रहा हूं मैं, CH4 फॉर्म हो गया। तो आपको पता है कि देख, केमिस्ट्री में आप क्या बोलोगे अभी तक के लिए, इसका एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, उससे मीथेन के 1 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, कार्बन का 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 मोल के साथ रिएक्ट होके मीथेन का 1 मोल फॉर्म हो गया? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? यस और नो? ऐसा भी कहा तो कोई गलत होगा क्या? फटाक से बोलो बेटा। यस बोल सकते हैं। नो मत, आप नो क्यों बोल रहे हो? देखो देखो यार, एक मिनट एक मिनट। आपने ऐसा कैसे मान लिया कि कार्बन लिखा मतलब ये एक एटम लिखा? हो सकता है यहां पे आपको गलती हो सकती है, मतलब बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा मैं पूछ रहा था। इसका मतलब क्या होता है ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, राइट? या आप नहीं बोल सकते आपने सी लिखा है तो ये कार्बन का एटम लिखा है। नो, वो तो अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि हम इसको क्या मानेंगे, मतलब जिसके पास पावर है। अब देखो 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 ठीक से, तो मतलब मैं पूछ क्या रहा हूं आपको, एक अंडे के बदले आपको 2 पनीर के टुकड़े मिलेंगे। अगर बाजार में ऐसा लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 1 डजन अंडे के बदले आपको पनीर के 2 डजन टुकड़े मिलेंगे? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मतलब बोल सकता हूं ना ऐसा? सेम है, मतलब उसी चीज को मैंने थोड़े अलग तरीके से बोला। क्या गलती है क्या उसमें? कुछ गलती है क्या? यस और नो बोल सकते हैं या नहीं? यस और नो बोल सकते हैं ना ऐसे? मतलब नंबर की जगह पर मैं क्या बोल सकता हूं? डजन बोल सकता हूं। वैसे मैं इसको क्या बोल सकता हूं? आप बोलोगे कि यहाँ पे 1 अंडा लिखा है तो मैं 1 अंडे की जगह पर ऐसे बोल सकता हूं 1 मोल अंडे से आपको 2 मोल पनीर मिलेंगे। तो आप ये मत बोलो कि यग लिखा है मतलब ये एक ही यग लिखा है। नो, मैं क्या बोलता हूं, जब जब मैं यग लिखूंगा तब तब आपको समझना ये होगा कि मैंने एक डजन लिखा है, तो आपको तो वो मानना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी यम लिखा तो उसका मतलब मास ही होगा, ऐसे थोड़ी है। अगर मैं बोलता हूं कि लेट यम इज द डेंसिटी, अगर एक बार मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूं कि यम इज डेंसिटी, तो आप नहीं बोल सकते कि यम कैसे डेंसिटी है। आई कैन डिफाइन इट इन एनी वे, राइट? लॉजिकली जब तक वो गलत नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रिएक्शन से हमको दोनों चीजें लिखने आ सकती है। क्या?
कार्बन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन का मतलब ये मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, ठीक है। मॉलिक्यूल छोड़ दो, मैं क्या करता हूं इसको एक एटम में ही कन्वर्ट कर देता हूं, मतलब हाइड्रोजन के 4 एटम्स। तो कार्बन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के 4 एटम्स रिएक्ट हो रहे, ऐसे भी बोल सकता हूं मैं। कार्बन के एक डजन एटम के साथ हाइड्रोजन के 4 डजन एटम रिएक्ट हो रहे हैं, ऐसे भी बोल सकता हूं क्या मैं? इससे जो लिखा है उससे ऐसे भी बोल सकता हूं क्या? आपको रिएक्ट करना ही होगा तभी आप समझोगे बेटे। बोलो क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं? यस। तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? कार्बन के एक मोल के साथ हाइड्रोजन के 4 मोल रिएक्ट हो रहे हैं, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, नो प्रॉब्लम। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब ये बताओ मुझे, कार्बन के एक मोल के साथ हाइड्रोजन के 4 डजन रिएक्ट हो रहे हैं, ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस और नो? बोलो, दूसरे लोग भी बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, कंसेप्ट को आपको बोलना ही पड़ेगा। नहीं लिख सकता? यस कौन बोल रहा है भैया? ठीक से देखो, इसके एक एटम के साथ, इस इसके एक मोल के साथ इसके 4 डजन नहीं रिएक्ट हो रहे। इसके एक मोल के साथ इसके 4 मोल, इसके एक डजन के साथ इसके 4 डजन, इसके 1 लाख के साथ इसके 4 लाख, इसके 1 करोड़ के साथ इसके 4 करोड़, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। करोड़ है तो ये भी करोड़, ये लाख है तो ये भी लाख में, ये मोल में है तो ये भी मोल में, ये डजन में है तो ये भी डजन में। समझ रहा है ना? समझ रहा है ना? राइट। तो अब इस रिएक्शन को देख के आप ऐसे भी बोल सकते हो, वन एटम इज रिएक्टिंग विथ 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, या फिर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज रिएक्टिंग विथ 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और केमिस्ट्री में ज्यादातर बातें मोल में की जाती है, क्योंकि अगर आप कार्बन का एक एटम लोगे तो उसका मास 12U है, और कार्बन का एक मोल एटम लोगे आप तो उसका मास 12 ग्राम आता है। और डेली की लाइफ में इस 12 ग्राम को मेजर करना बहुत आसान होता है। और इसीलिए कार्बन की, मतलब केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस है उनको एटम के टर्म्स में पढ़ने की वजह उसको मोल्स के टर्म में पढ़ा जाता है यूजुअली। लेकिन कोई गलत नहीं होगा अगर ये ऐसा पढ़ेगा कि इसका एक एटम इसके 4 एटम के साथ रिएक्ट हो रहा है, ना कोई ऐसे बोलेगा तो भी गलत होगा कि इसका एक डजन इसके 4 डजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। लेकिन यूजुअली उसका मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, माना जाता है ऐसा, अगर कुछ लिखा जाए और इसके आगे कुछ बोला ना जाए या फिर इसके ऊपर ना लिखा जाए, कुछ भी लिखा नहीं है, और आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई उसने एक एटम के बारे में बोला है या एक मोल के बारे में बोला है या इसके एक डजन के बारे में बोला है, तो बाय डिफॉल्ट आपको इसको यह बोलना होता है कि 1 mole of carbon is reacting with 4 mole of hydrogen to produce 1 mole of methane। बाय डिफॉल्ट ऐसा समझा जाता है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, यूजुअली इसका मतलब ये होता है। राइट? तो अब इससे हम आते हैं इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। तो यहां पे तो इसका 1 मोल है, इसके 4 मोल है, इससे 1 मोल फॉर्म हो रहा है, ये तो मोल है। अब अगर मैं मास लिख लेता हूं तो क्या आता है? 12 ग्राम। राइट? 1 मोल का मास 12 ग्राम, और हाइड्रोजन के 4 मोल का मास 4 ग्राम, और इसका 16 ग्राम। इसको छोड़ दो, रिएक्शन के फॉर्म में यहां देखो तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि रिएक्शन में मुझे ये दिख रहा है कि इसका 1 मोल इसके 4 के साथ कंबाइन हो रहा है, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। राइट? लेकिन इक्विवेलेंट मोल हो गए। अब अगर इक्विवेलेंट मास की बात करें तो इसका 12 ग्राम इसके 4 ग्राम के इक्विवेलेंट है। राइट? अब दूसरी रिएक्शन लेते हैं हम। दूसरी रिएक्शन, हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन के एक एटम के साथ कंबाइन होकर H2O फॉर्म करता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है, तो इसके 2 मोल यानी 2 ग्राम है और इसका 1 मोल यानी 16 ग्राम है। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और कार्बन और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंस निकालना है तो उनकी भी रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। तो हुआ क्या कि इक्विवेलेंट के लिए एक स्टैंडर्ड आपको रखना पड़ेगा। मतलब अब हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है ये अगर पूछा जाए
तो आप यहां पे बोलोगे अरे ये तो यहाँ तो 2 ग्राम है, यहां पे बोलोगे तो यहाँ तो 4 ग्राम है, ये तो गलत है। इक्विवेलेंट वेट तो रिलेटिव है ना। कैसे? इसका 4 ग्राम है कार्बन के 12 ग्राम के इक्विवेलेंट, लेकिन हाइड्रोजन का 2 ग्राम है ऑक्सीजन के 16 ग्राम से इक्विवेलेंट। अब हाइड्रोजन का 4 ग्राम को इक्विवेलेंट माने या 2 ग्राम को इक्विवेलेंट माने? तो क्या किया कि एक स्टैंडर्ड बनाया। हम क्या करेंगे, अलग अलग रिएक्शंस करेंगे और स्टैंडर्ड बोलेंगे हम हाइड्रोजन के 1 ग्राम को। हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ कौन कौन रिएक्ट होता है। देखिए अब ये 2 रिएक्शंस देख के आप ये तो नहीं बोल सकते, देखिए ठीक से, जैसे मैंने बोला था कि 100 रुपीज है, उसके इक्विवेलेंट है 4 पेन्स, उसके इक्विवेलेंट है 1/5 टी शर्ट्स, और उसके इक्विवेलेंट है गेहूं के 2 किलोग्राम। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, ऐसे अगर मुझे पता है इन दोनों का इक्विवेलेंस पता है, इनका पता है, सबका सबके साथ इक्विवेलेंस पता है, इसका मतलब मैं इनमें से किसी भी चीज को उठा के दूसरी कोई भी चीज इसके बदले में खरीद सकता हूं। लेकिन यहां पे क्या है, मुझे पता है अगर हाइड्रोजन और कार्बन आया तो मैं बोल सकता हूं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन हो तो मुझे रिएक्ट करने के लिए 12 ग्राम कार्बन होना चाहिए। मैं बोल सकता हूं अगले वाले को जो मुझे प्रोवाइड कर रहा है, मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है लैबोरेटरी में, तो 4 ग्राम के लिए भाई मुझे कार्बन के 12 ग्राम चाहिए, मैं बोल सकता हूं। ऑक्सीजन के अगर 16 ग्राम है तो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन के 2 ग्राम अगर दिए और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी है बोला, तो मैं बोलूंगा मुझे ऑक्सीजन के 16 ग्राम चाहिए। लेकिन इन 2 रिएक्शन से आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि अगर ऑक्सीजन के 16 ग्राम दिए तो आपको कार्बन का कितना चाहिए जिससे कि उनकी रिएक्शन हो जाए। नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने इन दोनों की रिएक्शन करके नहीं देखी है, करके देखनी पड़ेगी और तब आपको बोलना पड़ेगा कि अगर ऑक्सीजन के 16 ग्राम दिए तो कार्बन के इतने इतने ग्राम मुझे लेने पड़ेंगे। तो हर रिएक्शन करने की जगह मैं क्या करूंगा, जैसे कि यहाँ पे 100 रुपीज से एक स्टैंडर्ड मानूंगा और उससे कौन सी चीजें मैं खरीद सकता हूं यहां पे लिख लूंगा। 4 पेन, 1/5 टी शर्ट खरीद सकता हूं, 2 किलोग्राम व्हीट खरीद सकता हूं। अब मुझे इनके बीच रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, बाजार में जाके देखने की जरूरत नहीं, पेन लेके घूमने की जरूरत नहीं, 4 पेन, चलो भाई 4 पेन 4 पेन, कौन मुझे टी शर्ट देगा, कितना देगा, ये मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसको इसके साथ जोड़ा है, इसको भी इसके साथ जोड़ा है। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, जैसे मुझे ये चार्ट पता चला मैं डायरेक्टली 4 पेन हाथ में लेके बता सकता हूं कि मुझे 4 पेन से 1/5 टी शर्ट्स मिल सकते हैं। तो यहां पे भी मुझे कुछ तो करना होगा, ऐसा कोई एक एलिमेंट ढूंढना होगा जिसके साथ हर किसी की रिएक्शन करके देखनी होगी और मुझे उसके 1 ग्राम के पीछे दूसरे का कितना लग रहा है ये देखना होगा। जैसे कि मैं बताता हूं, इस सिचुएशन से आप ये नहीं बता सकते कि इन दोनों में कितना मास लगेगा, मतलब ये दोनों किस मास के रेशियो में कंबाइन होंगे। हाँ कर सकते हो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके, लेकिन बहुत ही फास्ट निकालना है तो मुझे ये करना होगा। अब मुझे यहां पता है हाइड्रोजन के 4 ग्राम के लिए इसके 12 ग्राम लग रहे हैं, तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के लिए कितने लगेंगे, चलो बताओ मुझे, आप बताओ। यस रितेश, आपने जो लिखा है वो सही है, इसके बारे में आपको हर चीज क्लियर हो जाएंगी, टेंशन ही मत लो आप। इक्विवेलेंट वेट के बारे में हर चीज आपकी क्लियर कर दूंगा मैं, जो आपने लिखा है लेकिन वो सही है। तो देखिए 3 ग्राम, तो मैं यहां पे लिख लूंगा 3 ग्राम। तो यहां पे भी मैं क्या करता हूं, चलो ऑक्सीजन, हाँ हाइड्रोजन के 1 ग्राम के पीछे इसको निकाल लेता हूं, 8 ग्राम आ गया। तो इससे मैं एक चार्ट बना सकता हूं। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बारे में लिख लूंगा मैं, NH3, ये 3 लगेंगे। तो इससे अगर आप देखोगे तो इसके 3 ग्राम के लिए इसके 14 ग्राम जा रहे, तो इसके 1 ग्राम के पीछे 14/3 जाएंगे नाइट्रोजन के, राइट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू, सबसे पहले तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन, उसके बाद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद 14/3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। राइट, यहां तक क्या आपको समझ में आया? तो अब मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं मुझे इन दोनों के बीच रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है,
मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे 3 ग्राम ऑफ कार्बन दिए है तो उनके साथ कंबाइन करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन काफी है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बताओ मुझे, यस और नो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस। तो आपको समझ में आया कि इक्विवेलेंट वेट के लिए किसी एक को स्टैंडर्ड मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो स्टैंडर्ड है हाइड्रोजन का 1 ग्राम। और हर एलिमेंट के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, हर एलिमेंट की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये ऐसा निकाला गया है कि हर एक का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। अब आप अगर करके देखोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बस देख रहा हूं मैं, मुझे भी पता नहीं अभी। तो इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, तो अगर मैं एटम के फॉर्म में लिखूंगा तो ये ऐसे लिख सकता हूं। तो इसके 2 मोल हो गए, तो इसके 12 ग्राम है और उसके पीछे इसके 16 टू 32 ग्राम है। तो अगर आप देखोगे, मैं इसको अगर छोटा कर देता हूं तो 3 से डिवाइड अगर कर देता हूं तो ये 3 ग्राम आ जाएंगे। इसको 3 से डिवाइड कर दे सकता नहीं हूं क्या मैं? नहीं, 4 से डिवाइड करता हूं मैं इसे। 4 3 जा 12 और ये 4 से 4 8 जा। देखिए आया कि नहीं? 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलिए, आया कि नहीं? मतलब रिएक्शन करने की जरूरत पड़ी क्या मुझे? डायरेक्टली हाइड्रोजन को मैंने 1 ग्राम रेफरेंस माना और उससे मुझे सबके इक्विवेलेंट वेट मिल गए। मतलब मुझे रिएक्शन करने की इन दोनों के बीच जरूरत ही नहीं थी। रिएक्शन करके मुझे जो रिजल्ट आया वो मुझे रिएक्शन करने से पहले ही पता था। क्या ये आपको समझ में आया? कम ऑन, बताइए जरा। यस। अब आगे चलते हैं, एक एक डाउट आते जाएगा, क्लियर होते भी जाएगा। टेंशन मत लो आप, टेंशन मत लो, कोई भी टेंशन मत लो। ओके, अब बात आती है एक चीज की। अब आपको ये तो पता चल गया कि इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से, मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is equivalent to 3 gram of carbon is equivalent to 8 gram of oxygen is equivalent to 14 by 3 gram of नाइट्रोजन। तो आप ये बोल सकते हो कि कार्बन का इक्विवेलेंट वेट है 3 ग्राम, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है 8 ग्राम और नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट है 14 by 3 ग्राम। तो ये कैसे आया, अब जरा देख लो। जरा आप गौर करेंगे तो इनके मोलार मास से भी ये निकलता है। मोलार मास और वैलेंसी इनसे आता है। कैसे आता है देखिए, हाइड्रोजन का मोलार मास 1 है, उसकी वैलेंसी 1 है, तो राइट 1 आ गया। कार्बन का मोलार मास 12 है, उसकी वैलेंसी 4 है, देखिए 3 आता है। ऑक्सीजन का मोलार मास 16 है, उसकी वैलेंसी 2 है। आपको पता है ना वैलेंसी कैसे होती है, आपने 10th में पढ़ा भी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी से आपने ये पढ़ा है ना, ये क्या होता था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी वैलेंसी 1 2 3 4 और फिर कम होती थी 3 2 1, और नोबल गैस की तो 0 रहती है। क्या आपको ये पता है? ये वैलेंसी आपने पढ़ी है ना 10th क्लास में? हाँ रितेश, आपको आपके जो डाउट आ रहे हैं ना वो धीरे धीरे सब क्लियर करूंगा बेटे, टेंशन मत लो। अभी मैं बोला ना बहुत सारे डाउट आएंगे इस इक्विवेलेंट वेट में, वही तो धीरे धीरे हम कवर करते जाएंगे कि एक एक डाउट आता गया, फिर ये कंसेप्ट कैसे इवॉल्व होता गया। मुझे पता है बहुत सारे डाउट आएंगे, बहुत अच्छे से आप सोच रहे हो, लेकिन कि अगर इथेन लोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें तो इक्विवेलेंट वेट अलग आ रहा है। ठीक है, देखेंगे उसके बारे में। राइट, तो ये आपको पता है ये वैलेंसी, लेकिन आप क्वेश्चन टाइप करते वक्त यहां पे ध्यान दो, मैं जो पढ़ा रहा हूं ऐसा ना हो कि आप इसको मिस कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट आपको ये समझ रहा होगा कि इक्विवेलेंट वेट कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। मोलार मास को अगर मैं वैलेंसी से डिवाइड कर लेता हूं तो इक्विवेलेंट वेट आ रहा है। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? मैंने इससे ही निकाला, जो स्टोरी मैंने बताई उससे आपको ये समझ में क्या आ गया कि मोलार मास इज सॉरी इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट मोलार मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, राइट। चलिए, मुझे एक दो लोगों ने भी यस बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया उसने जल्दी बोलना है कि नो।
तो अब तक हमने ये देखा कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है, इक्विवेलेंट वेट इज मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब मैं इसको और दूसरे एक तरीके से आपको प्रूव करके दिखाता हूं, दूसरे और एक तरीके से प्रूव करके दिखाता हूं इस इक्विवेलेंट वेट को, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर कोई कंपाउंड आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अगर कंपाउंड बनाना है, तो आप इनकी वैलेंसीज लिख लेते हो आगे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इनका कंपाउंड बनता है MgCl2। एल्यूमिनियम और अगर ऑक्सीजन के बीच अगर कंपाउंड बनाना है तो 3 है इसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 है, इस तरीके से कंपाउंड बनता है आपका Al2O3। ये भी आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सब बताऊंगा बेटे, सब बताऊंगा, चलो टेंशन मत लो रितेश, बहुत सारे डाउट्स है, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, एक भी डाउट, बस मुझे आंसर देते चलो आप पहले। अभी तो शुरू हुआ है ये कंसेप्ट, बहुत बड़ा है ये इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट। चलो बताओ मुझे, ये आपको पता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? यस लिखते लिखते थक जाओगे शायद, क्योंकि जब तक आप यस नहीं लिखोगे तब तक मैं आगे जा नहीं पाऊंगा। कंसेप्ट तो डिफिकल्ट हो सकता है, अगर एक भी चीज समझ में नहीं आई और मैं वैसे ही आगे चला गया तो कंसेप्ट डिफिकल्ट हो सकता है आगे चल के, इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा आपको। अब देखिए किस तरीके से होता है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, कंपाउंड बन गया आपका H2O। तो देखिए कैसे हुआ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वेट कैसे आता है। बेसिकली होता क्या है, कोई भी A है और B है, इसकी वैलेंसी X है और इसकी वैलेंसी Y है, तो कंपाउंड बनता है आपका AyBx। इसका मतलब देखिए अब इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है, आप यहां पे ये बोल सकते हो इस कंपाउंड में, या फिर पहले यहां पे बताता हूं, हाइड्रोजन का इतना मास, इतना मास मतलब कितना, 2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 इंटू मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, राइट, इज इक्विवेलेंट टू 1 ऑक्सीजन, यानी कि 1 इंटू मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा ही बोल सकते हैं ना आप इसको देख के, कि इस कंपाउंड को देख के मुझे ये लग रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मोल का मास ऑक्सीजन के 1 मोल के मास के बराबर इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। तो इसे देख के मैं बोल सकता हूं कि ये के Y मोल का मास B के X मोल के समान है, यानी द मास ऑफ Y मोल्स ऑफ X दैट इज Y इंटू मोलार मास ऑफ A, यही तो है, मास ऑफ Y मोल्स ऑफ X, सॉरी, मास ऑफ Y मोल्स ऑफ एलिमेंट A is equivalent to mass of B moles, sorry, mass of X moles of B। क्या ये नीचे वाला आपको समझ में आया, ये जो लिखा है मैंने समझ में आया? राइट तो देखोगे आप, मैं इसको अगर नीचे ले जाता हूं और इसको इसके नीचे लाता हूं, राइट, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब इसको मैं 10 से कम करूंगा, मतलब ये जो भी वेट है, मान लो x इज इक्विवेलेंट विथ y, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x बाय 10 इज इक्विवेलेंट विथ y बाय 10, ऐसे लिख सकता हूँ ना, दोनों साइड को उतना ही कम कर सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन दोनों साइड को भी मैं कितना कम करता हूं देख लीजिए, अरे देख लीजिए, बस देखते रहो, बहुत शानदार सिंपल सिंपल कंसेप्ट से ये, और ये कंसेप्ट ना, ये प्रूफ आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ये तो बस ऐसे ही अपने मैथमेटिक्स से आ जाता है, राइट, इसलिए ध्यान दो। मैं क्या कर सकता हूं, इसको एक्स वाई से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाई वाई एक्स एक्स। तो आपको मैं ऊपर लिख देता हूं, मोलार मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स is equivalent with molar mass of B is divided by Y। तो इसको मैं कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ A एंड दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ B, मतलब इस रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, Ma by X is equivalent weight of A and MB by Y is equivalent weight of B। तो क्या दिख रहा है आपको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये है,
मतलब मोलार मास ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स, एक्स यहां पे है, मतलब ये एक्स बी की वैलेंसी है या ए की वैलेंसी है, बताओ जरा किसकी वैलेंसी है? ए की। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला आया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज मोलार मास ऑफ ए डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ ए, दिस इज वैलेंसी ऑफ ए, राइट? आया ना फॉर्मूला यही, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज मोलार मास ऑफ ए डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ ए, वैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इज मोलार मास ऑफ बी डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ बी। काम खत्म। फिजिकल केमिस्ट्री में हर चीज को आपको समझ के ही करना होगा। तो अब तक जितना हमने पढ़ा है बच्चों, उससे हमको एक ही चीज याद रखनी है, इस हिस्ट्री को बस खुद के नॉलेज को सेटिस्फाई करने के लिए ध्यान में रखो, लेकिन इस हिस्ट्री के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, ना इस फॉर्मूले के ऊपर, ना इस पूरे इस जो मैंने थ्योरेटिकली आपको प्रूफ दिया इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन आपको समझने के लिए बताया मैंने, आपको एक ही याद रखना है, इक्विवेलेंट वेट इज मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, बस इतना ही याद रखना है। अब आगे चलते हैं, जो वेरिएबल वैलेंसी के बारे में आप बोल रहे थे, राइट? चलिए अब आगे। अब केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि ये जो वैलेंसी होती है ना, ये चीज बहुत बुरी है। ये खुद चीज हर मतलब हर वक्त ये सेम नहीं रहती, कुछ लोगों के लिए हर वक्त सेम रहती है, जैसे कि अल्कली मेटल सोडियम पोटेशियम, इनकी हमेशा वन रहेगी। हैलोजेंस है, उनकी भी कई बार सेम रहती है, कई बार बोल रहा हूं मैं। वैसे ही कैल्शियम मैग्नीशियम, इनकी हमेशा दो रहेगी। लेकिन ज्यादातर लोग पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी समय समय पर बदलती है, रिएक्शन रिएक्शन पे बदलती है, रिएक्शन के कंडीशंस क्या है उसके ऊपर बदलती है, यानी इसको हम मार्केट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मार्केट के अंदर ऑलवेज 100 रुपीज इक्वल टू 5 kg ऑफ ओनियन नहीं रहेगा बेटे। ऑलवेज रहता है क्या? नहीं रहता ना, आपको ये समझ में आया होगा, ऑलवेज नहीं रहता बेटे। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ओनियन समझ में नहीं आया? नहीं रहता ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ओनियन आज तो है 5 kg, मान लो 20 रुपए किलो है ना ओनियन, तो 100 रुपए में 5 किलो आएंगे, लेकिन कभी कभी ये 100 रुपए के किलो हो जाते हैं, तो कभी कभी इनका इक्विवेलेंट वेट ओनियन का 1 kg भी बन जाता है, तो कभी कभी 2 रुपए किलो भी मिल जाते हैं, तो तब उनका इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा 50 kg। तो जैसे मार्केट में चीजों का इक्विवेलेंट वेट चेंज होते रहता है अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, डिमांड और सप्लाई की फैक्टर्स की वजह से, राइट? क्योंकि उनके भाव चेंज होते हैं ना, तो वैसे ही केमिस्ट्री में अगर रिएक्शंस करते वक्त अलग अलग कंडीशंस हो जाए तो इक्विवेलेंट वेट चेंज होता है, क्योंकि वैलेंसी चेंज होती है। अब वैलेंसी क्यों चेंज होती है, इसके बारे में समझने के लिए आपको 12th क्लास तक वेट करना पड़ेगा, इतने जल्दी ये समझ में नहीं आएगा। बहुत सी फैक्टर्स होती है जिसके वजह से वैलेंसी चेंज होती है, जो कि अभी आपको अब तक जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर समझना बहुत ही मुश्किल है वैलेंसी को। वैलेंसी वेरिएबल क्यों होती है ये धीरे धीरे हम समझेंगे। ऑर्बिटल्स होते हैं, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल पता होना चाहिए, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल पता होना चाहिए, रिएक्शन होने का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। आपको तो अभी तक सिर्फ ये पता है कि रिएक्शन होती है टू कंप्लीट दी ऑक्टेट और डुप्लेट, लेकिन इससे भी आगे बहुत से कंसेप्ट है। जब मैं बोल रहा हूं कि आपको ये नहीं समझेगा अभी, तो उसका टेंशन लेना ही नहीं है। मैं जब बोलता हूं कि आगे समझेगा, बस रिलैक्स रहना है, तब आगे समझेगा ही समझेगा आपको, राइट? तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन वैलेंसी लिखा, लेकिन कंबाइनिंग कैपेसिटी जगह जगह पे चेंज होती है। जैसे कि कार्बन कभी कभी 4 बॉन्ड बनाता है, अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। पता है ना आपको? कंबशन ऑफ कार्बन आपको 9th क्लास में था। कंबशन ऑफ कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होता है। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन की कंडीशन क्या है, सफिशिएंट सप्लाई है, इनसफिशिएंट सप्लाई है, पता है आपको, राइट? तो
कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरीके से भी फॉर्म हो जाता है। देखो 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 और समझो, इस तरीके से। तो यहां पे वैलेंसी क्या है, यहां पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए इसलिए 4 वैलेंसी, लेकिन यहां पे क्या है ये तो नहीं समझेगी, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये भी नहीं समझेगा अभी आपको। तो वैलेंसी को डिटेल में समझने के लिए आपको कुछ तो वेट करना पड़ेगा। वैसे तो आपको 10th में जितनी भी बॉन्डिंग हुई है उसके बेसिस पर रेडॉक्स रिएक्शन में मैं काफी कुछ बताऊंगा आपको, जो कि इसी चैप्टर का एक पार्ट है रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन उसको मैं अलग से डील करूंगा, अभी नहीं। अभी इक्विवेलेंट वेट को मैं थोड़ा सा सुपरफिशियली लेके कैलकुलेशंस को ही खत्म करता हूं। मतलब ये जो एसबीसीसी है ना, सम बेसिक कैलकुलेशंस ऑफ केमिस्ट्री, एनसीईआरटी में इक्विवेलेंट वेट दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इक्विवेलेंट वेट आता है तो उसके साथ रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन को अंदर घुसाऊंगा तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत लंबा खींचेगा ये चैप्टर और कुछ अलग अलग ही हो जाएगा ये, मतलब उसका पूरा सीक्वेंस बदल जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट को रेडॉक्स रिएक्शन के माध्यम से अगर समझोगे तब जो भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो यहां पर, हाँ कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, ये अब तक की आपकी धारणा है बेटे, लेकिन आगे पता चलेगा आपको कि कार्बन कैसे कैसे बॉन्ड बना सकता है, कितने बना सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तक नो प्रॉब्लम, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, यही याद रखो। तो रेडॉक्स रिएक्शन के माध्यम से जब आप इक्विवेलेंट वेट को समझोगे तब आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, स्पेशली जो रितेश आपने पूछे हैं कि अलग अलग कंपाउंड में क्या होता है। तो अलग अलग कंपाउंड में आपको एक ही याद रखना है, अगर आप देखोगे H2O तो इसमें ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट अलग है, H2O2 इसमें ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट अलग है। तो इक्विवेलेंट वेट उस रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कंबाइन हो रहा है, मतलब उस वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मोलार मास चेंज नहीं होता लेकिन इक्विवेलेंट वेट चेंज होता है, क्योंकि वैलेंसी चेंज होती है। और वैलेंसी किस तरीके से चेंज होती है ये आपको धीरे धीरे समझेगा। तो अब तक के लिए आपको बस यही याद रखना है कि इक्विवेलेंट वेट इज मोलार मास अपॉन वैलेंसी, और वैलेंसी भी उन्हीं लोगों की याद रखनी है जो कि डेली लाइफ में लगती है, क्योंकि शुरू में जो केमिस्ट्री इवॉल्व हुई धीरे धीरे तो वहां पे बहुत ही छोटे छोटे कंपाउंड थे, बस सिंपल सिंपल कंपाउंड H2O CO2 ऐसे, और तब इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट बस इतना ही सिंपल से पता था। और इसी के ऊपर खैर हम प्रॉब्लम करेंगे, इसी के ऊपर वैलेंसी बदलती है, कैसे बदलती है, क्यों बदलती है, उसके ऊपर के प्रॉब्लम हम जब रेडॉक्स रिएक्शन में जाएंगे तब करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही पता होना चाहिए आपको, इक्विवेलेंट वेट इज मोलार मास अपॉन वैलेंसी। जो पूरा 1 घंटे का लेक्चर हुआ, इस पूरे लेक्चर का जिस्ट अगर आप देखोगे, सेंट्रल डोगमा अगर आप देखोगे, तो एक ही चीज है, वो है इक्विवेलेंट वेट इज मोलार मास अपॉन वैलेंसी। और ज्यादातर केसेस में अभी तो वैलेंसी चेंज नहीं होगी हमारी, लेकिन आगे चल के वैलेंसी चेंज भी होती है, जिसे आप वेरिएबल वैलेंसी ऐसा बोलते हो, उसको हम बाद में डील करेंगे। तो हाँ, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। आगे चल के आपको ये भी पता चलेगा कि ये वैलेंसी कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। तो इक्विवेलेंट वेट के बारे में अब तक जो भी पढ़ाया मैंने, सब कुछ आपको समझ में आया आज जितना पढ़ाया? एक बार बोलो मुझे। यस। आगे चलेंगे हम, कल देखेंगे इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स। ओके, बाय बाय टू एवरीवन। वैसे ये चैप्टर बड़ा ही, मतलब ये कंसेप्ट ट्रिकी है, तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए। एक बार देखने पर अगर नहीं समझता तो खुद को डीमोरलाइज मत करके लो कि मुझे नहीं समझ रहा। बेसिकली ये है डिफिकल्ट, थोड़ा एक बार और देखना पड़ेगा आपको इस कंसेप्ट को। ओके, बाय बाय।